तो बच्चों, आपके मैथ्स का जो पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। और इकाई का अंक को जैसा कि हमने पढ़ाया है कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। और अगर हमें गुणनफल में इकाई के अंक में इकाई का अंक किसी भी संख्या का 5 या सम संख्या दिखती है तो हमने आपको बताया गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है बहुत ज़्यादा, आँख बंद करके उसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो जिन्होंने भी 0 पर टिक कर रखा है उनका आंसर सही है। देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में कहा जा रहा है कि 7 की पावर 45, 7 की पावर 45, इसका इकाई का अंक चाहिए। तो इसका रूल मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे 45 है तो 45 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। फिर रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर हमारे पास बचता है 1। जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को हम बेस नंबर के ऊपर यूज़ कर लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हमको मिलता है 7। तो हमारा आंसर कितना होता है, 7। जिन्होंने भी 7 पर टिक लगाया है बिल्कुल सही है। देखते हैं हम लोग अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हैं, यहाँ पर अगर प्रथम n प्राकृत संख्याएं हैं तो उनके घनों का योगफल निकालने के लिए, घनों के योगफल के लिए फार्मूला होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। बस केवल वैल्यू रखनी है आपको। 10 है, 10 में एक जोड़ेंगे 11, 2 से भाग करेंगे और उसका होल स्क्वायर। तो ये 2 से कट जाता है 5 बार, और 11 इंटू 5 कितना हो गया, 55, और 55 का स्क्वायर कितना हो गया, 3025, 3025। देखते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल अगर ज्ञात करना होता है तो फार्मूला है n²। बहुत सिंपल, मतलब n के प्लेस पर क्या है, 20 है, तो जैसे ही आप 20 का स्क्वायर करते हैं आपका आंसर आ जाता है 400। तो जिन्होंने भी 400 पर टिक कर रखा है बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 एवं 200 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो बहुत आराम से पता किया जा सकता है। इस 3 से हमें भाग करना होता है 200 को, और हमारे पास भागफल आता है कितना, 66। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम 3 से भाग कर लेते हैं इस 100 को, और भागफल कितना आ जाता है 33। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दोनों को घटाना है। अगर 66 से 33 को हम लेस करते हैं तो कितना बचता है, तो बचता है हमारे पास 33, और यही आपका आंसर है 33। जिन्होंने भी टिक कर रखा है बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 100 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो सम संख्याओं का योगफल अगर प्रथम से स्टार्ट हो रहा हो तो उसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है कि क्या करना होता है। हमें फार्मूला यूज़ करते हैं n इंटू n+1, n इंटू n+1। तो अभी n के प्लेस पर क्या है, 100 है, और n+1 कितना हो गया, 101। तो आपका आंसर 10100। देखिए बहुत छोटे छोटे सवाल थे ये, बिल्कुल ओरल वाले, 2 से 3 सेकंड में बहुत आराम से इनका आंसर निकाला जा सकता है। अगर आपकी नंबर सिस्टम की क्लास छूट गई है तो कोई बात नहीं, फिर से आप पढ़ेंगे। जिन्होंने भी पढ़ रखा है वो अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग अगला सवाल। देखिए सवाल में कहा जा रहा है, भाग की क्रिया में शेषफल 6 है और भाजक भागफल का 5 गुना है। तो सबसे पहले हम जरा भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल समझ लें। देखिए जिससे हम भाग करते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक, वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर होता है भाज्य जिसको भाग किया जाता है, यहाँ पर होता है भागफल, और हम नीचे रखते हैं यहाँ पर शेषफल। अब सवाल में कहा जा रहा है कि शेषफल 6 है, इनकी वैल्यू हमारे पास 6 है। शेषफल कितना है, यहाँ पर 6 है। आगे भाजक भागफल का 5 गुना है। देखिए भाजक भागफल का 5 गुना, यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। आगे कहा जा रहा है, यदि भाजक शेषफल के तिगुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए भाजक कैसे प्राप्त हो रहा है, भाजक प्राप्त हो रहा है शेषफल के 3 गुने में 2 जोड़ने पर। शेषफल 6 है, 6 का 3 गुना 18, और 18 में 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। अब वापस आइए इस वाली लाइन पर जो छूट गई थी, भाजक भागफल का 5 गुना है।
तो भागफल का ये भाई साहब जो भाजक है, ये यहाँ पर जो भागफल होता है इसका ये 5 गुना है। 20 किसका 5 गुना होता है? 20 5 गुना होता है 4 का, 4 पंचे 20 होता है। अब आंसर निकालना है, आंसर का मतलब भाज्य पता करना है। तो भाज्य ये कैसे पता चलता है? इनको पता करने के लिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। इनको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 20 चौक 80 और 80 में फिर हम 6 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है कितना? हमारा आंसर आ जाता है बेटा 86। 80 4 और 6 86। तो जिन्होंने भी 86 पर टिक कर रखा है बिल्कुल सही है। देखेंगे हम लोग अगला सवाल। देखिए सवाल है, एक लड़के से किसी संख्या में 22 से गुणा करने के लिए कहा गया। देखिए बहुत अच्छा सवाल होता है, बहुत ओरल सा। 22 से गुणा करने के लिए कहा गया। अब ये करते क्या हैं? 22 से गुणा नहीं करते हैं, गुणा कर देते हैं 44 से। आप खुद समझिए कि अगर 22 से के स्थान पर 44 से गुणा किया जाएगा तो जो भी वैल्यू है, जो भी आंसर है वो ज़्यादा आएगा। यहाँ पर कितना ज़्यादा है? 22 से 44, 22 ही तो ज़्यादा है। डिफरेंस कितना है इनका? 22 से 44 का डिफरेंस कितना है? 22 है। और इस 22 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 308 है। तो एक की वैल्यू वही एक की वैल्यू, तो आपका आंसर हो जाएगी कितना? आ जाएगा 14। मतलब संख्या क्या हो गई? 14 हो गई। ये हो गया आपका आंसर। आप x मान के भी लगाएंगे भाई, संख्या आप x मानेंगे, x को 44 से गुणा किया जा रहा है और करना किससे था? 22 से गुणा करना था। और दोनों को घटाने पर कितना मिल रहा है? 308 मिल रहा है। आप इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे ना, 22x बराबर 308, तो x का मान 308/22, वहाँ से भी आपको 14 ही मिलेगा। बेहतर होगा आप इसको ऐसे करना सीख लें, 308/22 बराबर 14, बहुत आराम से आपको आंसर मिल जाता है। अब हम देखना चाहेंगे अगला सवाल। देखते हैं अगला सवाल। 5 क्रमागत विषम संख्याओं a b c d e का औसत 43 है। देखिए जब विषम संख्याएं क्रम से होती हैं तो जो औसत है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। मतलब बीच वाली संख्या का जो मान है, मतलब c, और c का जो मान है वो 43 है। तो c के इधर क्या आएगा? c के इधर आएगा 41, c के और b के इधर क्या आएगा? वो आ जाएगा 39। अगर हम पांचों संख्याओं की बात करें तो बहुत आराम से हमारे पास पांचों संख्याएं हो जाती हैं। कौन कौन सी हो गई पांचों संख्याएं हमारे पास? पांचों संख्याएं हैं अभी 39, 41, 43 और 45 और 47। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि c और e का गुणनफल क्या है। ये क्वेश्चन टेस्ट पेपर में आपके गलत था, मिसप्रिंट हो गया था थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो पूछा गया वहाँ कुछ और है, यहाँ पर है c तथा e का गुणनफल क्या है। तो देखिए क्या करना है, जो c की वैल्यू है वो तो 43 है और जो e की वैल्यू है वो कितनी है? 47 है। a b c d e गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद आंसर कितना आ जाता है? 2021। तो इसका एक नंबर आप लोग जोड़ सकते हैं। सवाल गलत था, फिलहाल इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में शतक लगाता है, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। देखिए रन हमेशा अंतिम पारी में बनाएगा। यहाँ पर जो शतक लग रहा है वो उसकी 11वीं पारी में लग रहा है और 11वीं पारी उसकी अंतिम पारी है। 11 के पहले उसने क्या किया था? 11 के पहले उसने 10 पारियाँ खेली थीं, तो 10 पारियों का कुछ औसत था, मान लिया वो औसत x है। तो 10 पारियों के जो कुल रन है वो हो जाते हैं 10x। अब 10x ये कुल रन है और 11वीं पारी के जो रन है वो कितने हैं? 100 हैं। हम इसमें 100 जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 11 पारी को कुल रन है। दूसरी तरफ 11 पारियों के कुल रन क्या हो जाएंगे? 11, और जो औसत पहले x था उसमें वृद्धि कितनी हो गई है? 5 रन की वृद्धि हो गई है। अब है औसत x + 5 और ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। 10x इधर, 11x इधर, 11x में से 10x आप लेस कर दो, बचा कितना? x, और x की वैल्यू कितनी हो जाती है? 11 × 5 कितना हुआ? 55। 100 में से 55 घटाने पर कितना मिलता है? मिलता है 45। 100 में से 55 घटा देंगे, कितना मिला? 45। तो नया औसत क्या है? 11वीं पारी के बाद औसत क्या है? देखिए 11वीं पारी के बाद औसत x + 5, x + 5 मतलब 45 + 5, आपका आंसर आता है 50। तो जिन्होंने 50 पर टिक किया है बिल्कुल सही है। तो ये थे वो 10 सवाल जो आपको टेस्ट में दिए गए थे। सारे के सारे क्वेश्चंस 10 चेक कर लीजिए, समझ लीजिए। कुछ ना समझ में आया तो हमें व्हाट्सएप करिए, फिर हम इनको ब्रीफ करते हैं।
चलिए धन्यवाद।